अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इट वाज टेस्ट 2, टेस्ट कोड 4 मेरे पास है इस वक्त। ये गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स का टेस्ट था। ये एक मिक्स टेस्ट होता है इन स्टेट्स ऑफ मैटर का, कि इसमें कुछ आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं और कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपका ये अच्छा टेस्ट हुआ होगा। एक अच्छा एंटी टेस्ट का स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जो ये देखता है कि मैंने आज 50 एमसीक्यूज में से फॉर एग्ज़ाम्पल 35 ठीक किए हैं, तो इसका मतलब है मेरे इस यूनिट की 70% प्रिपरेशन हो चुकी है। अब मुझे बाकी 15%, 30% को देखना है, जो बाकी 15 गलत किए हैं। वो टीचर की डिस्कशन से लर्न करने की कोशिश करता है और उसको कुछ 8-10 और समझ आ जाते हैं, तो वो 45%, 45 ठीक कर लेता है और इस तरह से उसकी तैयारी 90% पे चली जाती है। जो बाकी 5 एमसीक्यूज उसको नहीं समझ आ रहे होते या उसका वो लगता है कि टॉपिक वीक है, वो अपने पास एक तरफ लिख लेता है और आइंदा के लिए उसको अच्छा परफॉर्म करने के लिए अच्छा याद कर लेता है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से, और ये है पहला एमसीक्यू है हमारा। द डेंसिटी ऑफ द गैस इज 1.964 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 273 केल्विन एंड 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। द गैस इज। देखो, ये स्टैंडर्ड प्रेशर है और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, तो डेंसिटी शुड बी इक्वल टू व्हाट। डेंसिटी का फार्मूला आता है आपको, वो मैस पर वॉल्यूम है। और अगर मैंने वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम ले लिया ना, तो जो मैस है वो भी मोलर मैस होगी। अब अगर मुझे मोलर मैस पता चल जाती है, तो डेंसिटी और मोलर वॉल्यूम के पता करने से अगर मोलर मैस पता चल जाती है तो गैस समझ आ जाएगी। अब ये 1.964 को मल्टीप्लाई करना है 22.4 से। 22 और 1.96 इज ऑलमोस्ट 2, तो 22 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 44 आता है, और 44 इज मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं उसके बाद। If 2 moles of an ideal gas at 546 Kelvin occupy a volume of 44.8 liter, its pressure must be। मैंने तो कोई कैलकुलेशन नहीं की इसको करने के लिए। मैंने तो ये देखा कि जब आप किसी गैस का 1 मोल लेते हो, तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और जब ये मोलर वॉल्यूम होता है, तो ये मोलर वॉल्यूम तब बनेगा जब आपका टेम्परेचर 273 केल्विन होगा और जब आप स्टैंडर्ड प्रेशर पे होंगे, कितने पे, 180 एम पे। अब अगर किसी का दिल किया कि मोल एक की बजाय दो कर लूं मैं, तो उसने वॉल्यूम भी उसी हिसाब से चेंज कर लिया हुआ है, 44 कर लिया हुआ है, डबल हो गया, वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। और अगर अगर टेम्परेचर भी बढ़ा लिया है, 546 केल्विन कर लिया हुआ है, तो जो प्रेशर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि प्रेशर पे फर्क तब पड़ता अगर मोल दो करके आप वॉल्यूम सेम रहने देते, तो प्रेशर पे फर्क पड़ जाता। प्रेशर पे तब फर्क पड़ता अगर वॉल्यूम मोल दो करने के बाद मोल मोल यही रहने देते, वन वॉल्यूम, और टेम्परेचर 273 से 546 केल्विन कर लेते। टेम्परेचर सिर्फ बढ़ाते तो प्रेशर पे फर्क पड़ता। अगर सिर्फ आप लोग वॉल्यूम बढ़ाते, 22 से 44 करते जो आपने किया है, तो प्रेशर चेंज होता। लेकिन आपने मोल भी चेंज किए हैं और प्रेशर भी चेंज किया और वॉल्यूम भी, तो अब प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट विल रिमेन सेम, 1 atm ही, सॉरी, दैट विल बी डबल टू। तो ये 2 atm इसका ठीक आंसर होगा। हमारे पास इसका डेल्टा ठीक होगा, चार्ली ठीक नहीं होगा, ये मिस्टेकनली डन है, एक गलती है इसमें। अगर मोल डबल किए हैं तो वॉल्यूम भी डबल हो गया है, तो अगर प्रेशर भी डबल हो गया, टेम्परेचर भी डबल हो गया है, तो प्रेशर को भी डबल होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है बेटे 2 atm, ना कि 1 atm। क्वेश्चन नंबर 3 है फिर हमारे पास। द टेबल बिलो कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द सैंपल्स ऑफ 3 different gases.
Each gas sample occupies the same volume and it is at the same temperature. Which of the following is most likely identity of the gas in container 3? Assume that all the three gases behave ideally. कुछ चीजें देखें, इस गैस का mass सेम है, इस गैस का टेम्परेचर सेम है, इस गैस का प्रेशर सेम है। प्रेशर सेम है, नो प्रेशर इज नॉट सेम। प्रेशर मॉइस चेंज सेम है, टेम्परेचर सेम है, इस गैस का वॉल्यूम भी सेम है। कुछ चीज़ें इस गैस के लिए सेम है, तीनों गैसेस के लिए। एक इक्वेशन है आपके पास, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन बराबर है मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस इनटू आर टी। अब चूंकि गैसेस डिफरेंट हैं तो मोलर मास तो सेम नहीं हो सकती। तो अगर मैं प्रेशर और मोलर मास को एक तरफ ले जाऊं, बाकी सब एक तरफ कर लेता हूं, और वो है एम आर टी ओवर क्या इधर आ जाएगा जी हमारे पास, वॉल्यूम। अब क्वेश्चन देखें, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, वॉल्यूम वी कहता है कांस्टेंट, और एम मैस, ये मैस दी हुई है उसने सबकी, मैस भी सबकी क्या है भला, कांस्टेंट है। जब सब चीज़ें कांस्टेंट हैं एम आर टी ओवर वी, तो ये सारे का सारा फैक्टर शुड बी इक्वल टू सम फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू, और ये बराबर होना चाहिए प्रेशर इनटू मोलर मास के। प्रेशर इनटू मोलर मास शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। अब पहली गैस का देखो, उसका प्रेशर है 8, उसकी मोलर मास 4 है, तो मल्टीप्लाई होके 32 आ जाएगी। अगर दूसरी गैस देखें हम लोग, उसका वॉल्यूम, ऑक्सीजन का प्रेशर दिया हुआ है 1, मल्टीप्लाइड बाय उसकी मोलर मास कितनी, 32, तो आंसर इज 32। अब तीसरा जो है गैस, अननोन गैस, उसका जो भी प्रेशर है वो मेंशन है, उसकी मोलर मास ऐसी होनी चाहिए कि दैट शुड बी इक्वल टू सेम 32, क्योंकि एम आर टी ओवर वी सब गैसेज के लिए सेम है, और ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा प्रेशर है और ये हमारा मोलर मास है, तो दिस शुड बी इक्वल टू द कांस्टेंट। तो 2 इंटू अननोन इज इक्वल टू 32 का मतलब है दिस इज इक्वल टू 32 ओवर 2 एंड दैट इज 16। राइट ऑप्शन फॉर दिस इज बीटा। नेक्स्ट है हमारे पास 4, फॉर gases show greater deviation from ideal behavior, which of the following statement is true? अगर कोई गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रही है, यानी वो क्या बन रही है, एक नॉन आइडियल गैस बन रही है, तो उसके लिए लार्ज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम यानी बी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पी वी ओवर एन आर टी शुड नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि दिस इज़ 1 फॉर आइडियल गैस, और वो इजीली लिक्विफाई भी हो जानी चाहिए, तभी वो आइडियल गैस कहलाएगी। तो राइट ऑप्शन इज, तभी वो नॉन आइडियल गैस कहलाएगी, तभी वो डेविएशन शो कर रही होगी। डेल्टा इज राइट ऑप्शन। अगर हम इससे आगे देखें, नंबर 5, फॉर एन आइडियल गैस द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेशर पी, गैस कांस्टेंट आर एंड टेम्परेचर टी इज। इसको अगर हम लोग देखें तो पी वी इज इक्वल टू होगा क्या भला, एन आर टी, और आपने देखना है मोल्स पर लीटर, यानी आप एन ओवर वी चाह रहे हो, मोल्स पर लीटर, तो प्रेशर इधर अकेला रह गया, आर टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा पी वी ओवर आर टी अल्फा। नंबर 6, व्हेन वॉल्यूम बिकम ज़ीरो द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कितना, 0 केल्विन, क्योंकि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। सेल्सियस में ये -273 डिग्री होना चाहिए, और फ़ारेनहाइट में ये -459 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अल्फ़ा ठीक ऑप्शन था। 7 पे है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर कर्व डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट प्रेशर आर शोन इन द फिगर, द करेक्ट स्टेटमेंट इज। आप देखो कि N2 इज मोर क्लोज टू वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सिस की तरफ जा रही है लाइन। अगर मैं इसको पैरेलल ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह की चीज नजर आ रही है। इसका क्लियरली मतलब है कि N1 कम है और N2 ज्यादा है। वैसे भी जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, उतने नंबर ऑफ मोल सॉरी जितने बढ़ेंगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो इसलिए N2 इज ग्रेटर देन N1, यानी N1 इज लेस देन N2।
A rise or fall of 1 degree Celsius temperature corresponds to a change of 1 डिग्री सेल्सियस अपनी मैग्नीट्यूड में 1 केल्विन के बराबर होती है, और 1 केल्विन अपनी मैग्नीट्यूड में 1.8 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये सेम मैग्नीट्यूड है, और 1.8 फ़ारेनहाइट इज़ व्हाट, 9/5 फ़ारेनहाइट का सोल्यूशन यही बनता है, 1.8 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा डेल्टा। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर वैल्यू इज नॉट इक्विवेलेंट टू 1 एटीएम। 1 एटीएम को अगर बार में कन्वर्ट करना हो तो वो होता है 1.01 बार। 1.01 बार। अगर उसको आपने पास्कल में कन्वर्ट करना है तो वो है 101325 पास्कल। अगर किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है तो वो है 101.325 केपीए। तो ये जो हमारा बीटा है ये गलत है, 1.01 केपीए नहीं, 101.325 केपीए। 10. At constant pressure, what will be the change in volume of 20 liter of oxygen when its temperature is increased from 250 Kelvin to 400 Kelvin? आपने क्या किया होगा? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 किया होगा। V1 पे आपने पुट कर दिया 20, T1 पे आपने पुट कर दिया 250, T2 पे आपने पुट फिट फिल कर दिया 400, और V2 आपने मालूम करना है। तो V2 इज इक्वल टू 20/250 मल्टीप्लाइड बाय 400। 400 उधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो योर आंसर विल बी 32 लीटर्स। 32 लीटर योर आंसर। अब पहले आपके पास था 20 लीटर। अब 20 लीटर पहले था, 32 लीटर अब है। तो जो चेंज आ गई है आपके पास, क्योंकि उसने चेंज पूछी थी क्वेश्चन में, दैट विल बी इक्वल टू 12 लीटर। सो अगर क्वेश्चन में चेंज देखा आपने, उसने कहा था व्हाट विल बी द चेंज इन। अगर वो पूछता न्यू वॉल्यूम तो ये न्यू वॉल्यूम होता, ये V2 है न्यू वॉल्यूम, और ये उसकी क्या है, चेंज फ्रॉम प्रीवियस वन। 11. The slope of PV versus P graph at constant temperature, pressure on x-axis, pressure into volume on y-axis, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। तो बीटा इज राइट ऑप्शन, इसका तो कोई स्लोप ही नहीं है। फिर 13, a certain gas occupies 22.4 liter at STP 1 atm and 0 degree Celsius, what will be its volume at 273 Kelvin भी जीरो ही होता है, तो बीटा ठीक ऑप्शन होगा, सेम वॉल्यूम यानी। 13, if absolute temperature of gas is increased 4 times and its pressure is doubled, the volume will be PV is equal to nRT। से हम सीखते हैं कि nRT over P के बराबर होता है वॉल्यूम। तो अगर आप लोगों ने यहाँ टेम्परेचर को डबल कर दिया है, 2 टाइम 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है टेम्परेचर को, ओके। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया हुआ है कितने टाइम, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया हुआ है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया हुआ है, तो आपने प्रेशर को भी डबल किया हुआ है 2 टाइम्स। तो ये 2 हो जाएगा और आंसर विल बी 2nRT ओवर P, यानी डबल हो जाएगा। बीटा इज आर राइट ऑप्शन। 14 पे है, एज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर गैसेज इंक्रीजेज द आइडियल बिहेवियर इज। जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी उससे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगी, और जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती हैं उतना आइडियल बिहेवियर कम होता है और उतना नॉन आइडियल बिहेवियर बढ़ता चला जाता है। तो आइडियल बिहेवियर डिक्रीज होगा, अल्फा। 15 पे हैं हम, व्हाट वॉल्यूम विल 2 ग्राम मीथेन ऑक्यूपाई एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर। कितना वॉल्यूम। अब मुझे ये पता था कि जब किसी गैस की मोलर मास होती है ना 16 ग्राम जैसे, तो तब जो गैस का वॉल्यूम होता है वो उसका मोलर वॉल्यूम होता है। जब गैस की मास मोलर मास होगी तो वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम होगा। अगर मैं 16 की बजाय 2 ग्राम कर दी तो पता है कितने टाइम कम की, 8 टाइम्स कम की। तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, कितने टाइम्स, 8 टाइम कम हो जाएगा, और कम होके ये 2.8 लीटर के बराबर हो जाएगा। इसको 1.8 से 22.4 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी आप अपनी इक्वेशन भी लगा सकते हो,
पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे 2/16 करके। 16 एट एस टी पी द डेंसिटी ऑफ गैस इज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ गैस बी। डेंसिटी ऑफ गैस ए दो गुना है किससे, द डेंसिटी ऑफ द गैस बी के। अब डेंसिटी तो होती है डायरेक्टली रिलेटेड मोलर मास के, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है ना उसकी मोलर मास भी ज़्यादा होगी, और बी की डेंसिटी कम है उसकी मोलर मास बी है, तो ए की जो मोलर मास है वो 2m होगी, क्योंकि ए की डेंसिटी बी से 2 टाइम ज़्यादा है, इसलिए चार्ली ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन होती है, यहाँ से इधर गए, इधर से इधर गए, उधर से उधर चले गए, इधर से इधर आ गए। रोटेशनल मोशन होती है, ये अपने सेंट्रल पॉइंट के गिर्द, जैसे कार्बन है और ये मीथेन के 4 मॉलिक्यूल 4 एटम्स हैं, मीथेन में हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, तो ये आपस में इधर रोटेट करते रहें, आपस में रोटेट करते रहें, तो ये रोटेशनल मोशन है। जो वाइब्रेशनल मोशन होती है बच्चों, वो बॉन्ड वाइब्रेशन होती है। जैसे एच एच का बॉन्ड है हमारा, तो वो करीब भी आएंगे और फिर दूर भी जाएंगे, फिर करीब आएंगे फिर दूर आएंगे, तो ये बॉन्ड वाइब्रेशन है। सर्कुलर मोशन नहीं होती कि एक मॉलिक्यूल यहाँ से उठे और ऐसे घूमने लग जाए, वो सीधा ही कहीं जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, साथ उसके बॉन्ड वाइब्रेट कर रहे होंगे। डेल्टा इज नॉट पॉसिबल। वाइब्रेशनल एनर्जी इस, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो वाइब्रेशनल एनर्जी बॉन्ड वाइब्रेशन है। जैसे मैं ऊपर आपको हाइड्रोजन की बात कर रहा था, ये बॉन्ड है, यहाँ पे दे आर फिक्स्ड, ये उनकी बॉन्ड लेंथ है, ये वाली उनकी बॉन्ड लेंथ है, लेकिन बॉन्ड वाइब्रेट करेंगे। दोनों एटम करीब आएंगे बॉन्ड वाइब्रेट करेगा, फिर दोनों एटम दूर जाएंगे, फिर करीब आएंगे, फिर एक मखसूस डिस्टेंस से डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा, इसका मतलब एट दैट डिस्टेंस दे आर फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स्ड है, तो पोटेंशियल एनर्जी। और अगर वो मूव कर रहे हैं, जगह बदल रहे हैं, करीब हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो थोड़ी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन भी है। तो इसलिए वाइब्रेशनल एनर्जी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज। 19 पे है डिफ्यूजन इन लिक्विड इज। लिक्विड्स में डिफ्यूजन स्लो होता है, इसीलिए इंक का एक ड्रॉप आपको बिल्कुल नीचे जाता नजर आएगा। डिफ्यूज होता है, फील होता है, नजर आता है, क्योंकि वो बहुत स्लोली ऐसे कर रहा होता है। एथेनॉल बॉयल्स एट 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। देखो ये आपने एक्सटर्नल प्रेशर कम किया हुआ है, अगर प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता तो एथेनॉल ने बॉयल होना था अपने बॉइलिंग पॉइंट पे 78.3 डिग्री सेल्सियस पे। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया है आपने, तो उससे बॉइलिंग पॉइंट पे भी फर्क पड़ जाएगा और वो काफ़ी कम हो जाएगा। ये दोनों ज़्यादा थे, ये मुमकिन नहीं था, ये एग्जैक्टली उसकी वैल्यू है 760 मिलीमीटर पे, ये भी मुमकिन नहीं है, तो डेल्टा विल बी दी राइट ऑप्शन। 21 द मोस्ट volatile लिक्विड among द फॉलोइंग। एच आई एच बी और एच सी एल गैसेज हैं, रूम टेम्परेचर पर ना एच एफ भी गैस है, क्योंकि एच एफ का बॉइलिंग पॉइंट है 19.93 और रूम टेम्परेचर 25 है, तो ये सारे गैसेज हैं। इसलिए हम इसको इस तरह से एज्यूम करते हैं कि जी वोलाटाइल लिक्विड यानी जो जल्दी वेपर्स में जाएगा वो होगा जिसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे कम होंगी, और सबसे कम अट्रैक्टिव फोर्सेस एच सी एल की हैं। मोस्ट वोलाटाइल वो भी होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो अगर आपको वो ग्राफ याद है, तो एच एफ का हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा और एच सी एल का कम, और बाकियों का एच बी आर और एच आई का साइज डिपेंडेंट। तो इससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि हमारा कंपाउंड जो है वो कौन सा मोस्ट वोलाटाइल है। The, the repeating unit in a 3D crystal structure is called as unit cell. Smallest block या क्या बोलते हैं आप उसको, geometrical figure which has all the characteristic features of entire crystal, that is called as unit cell. फिर 23rd, which of the following phase changes is endothermic। एक मोटी बात है, पार्टिकल मिल रहे हैं, करीब आ रहे हैं, डिस्टेंस कम हो रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक है। पार्टिकल दूर जा रहे हैं, उनको एक दूसरे से हटाया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है, तो ये एंडोथर्मिक है। इवेपोरेशन एंडोथर्मिक है, क्योंकि उस पे पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं। फ्रीजिंग में मेल्टिंग एक एंडोथर्मिक है, क्योंकि उसमें हम हीट करते हैं उसको और पार्टिकल्स को अलग करते हैं।
सब्लिमेशन भी एंडोथर्मिक है, उसमें भी पार्टिकल्स को हीट करते हैं। अब कंडेंसेशन में उनको वापस लाना होता है, जोड़ना होता है। फ्रीज में भी उनको जोड़ना होता है, वापस लाना होता है। डिपोजिशन में भी उनको वापस लाना होता है, जोड़ना होता है। तो जोड़ने से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और पार्टिकल्स का डिस्टेंस बढ़ाने से, उनको अलग अलग करने से एनर्जी देना पड़ेगी। तो डेल्टा ठीक है इसका। फिर है हमारे पास 24, the strongest intermolecular forces for bromine in liquid state. It's a non-polar molecule, और non-polar molecule में London dispersion forces होती हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया एच एफ एंड वाटर आर। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं -33, वाटर का लिखते हैं 100, और एच एफ का लिखते हैं 19.93। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा चार्ली। विच स्टेटमेंट अबाउट एवेपोरेशन इज इनकरेक्ट। अभी ऊपर हम बात कर रहे थे, एवेपोरेशन में पार्टिकल्स को अलग अलग करना है, दूर करना है, अलग करना है। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, हमने सिर्फ बाहर गिलास पानी का भर के रखा है, एवेपोरेट खुद ब खुद हो रहा है। इट्स अ सरफेस फिनोमिना, सरफेस से एवेपोरेशन होनी है। हाई एनर्जी मालिक्यूल्स ने चले जाना है, तो पीछे लो एनर्जी मालिक्यूल्स की वजह से कूलिंग हो जानी है, लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक इज नॉट पॉसिबल। Which of the following statement is correct if the intermolecular forces in liquid ABC are in this order बेटा? तो इट्स सिंपल, जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेज जिसकी ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। अट्रैक्टिव फोर्सेज कम, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम। एंड जिसकी अट्रैक्टिव फोर्सेज सबसे कम, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, अल्फा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आइस। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर तो आइस की कम है, लेकिन कंडक्टर कौन, कंडक्ट किसने करना है? इलेक्ट्रॉन तो है नहीं फ्री, ना ही फ्री आइंस हैं। आयन डाइपोल फोर्स नहीं होती, आयन जी नहीं है तो आयन डाइपोल फोर्स भी नहीं होगी। तो आपका डेल्टा ठीक करेंगे इसमें, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। प्रेशर कुकर रिड्यूसेस द कुकिंग टाइम, बिकॉज आप प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा लेते हो। एक्सटर्नल प्रेशर के बढ़ाने से अब आपको वेपर प्रेशर को उठा के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर लाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है। तो जब आप एनर्जी ज़्यादा देते हो, तो वाटर जो है वो हाई टेम्परेचर पे फिर बॉयल करता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फूड जो है वो जल्दी कुक हो जाती है। 30, एट विच प्लेस डज फूड कुक द फास्टेस्ट? गवादर में। जैसे जैसे आप सी लेवल पे दूर चले जाओगे, मुल्तान आ जाओगे, यहाँ से मरी चले जाओगे, यहाँ से गिलगित की तरफ चले जाओगे, तो अल्टीट्यूड पे जाते जाते एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है, तो वेपर प्रेशर जल्दी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। थोड़ा सा हीट करने पे ही वाटर बॉयल हो जाएगा और वेपराइज हो जाएगा। जबकि फूड अभी गली ही नहीं है पूरी तरह से, फूड अभी गली ही नहीं है अभी, पकी पकी ही नहीं है ठीक तरह से। 31, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस रिजल्ट इन जनरली। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस डायरेक्टली रिलेटेड हैं बॉइलिंग पॉइंट के, मेल्टिंग पॉइंट के, हीट ऑफ वेपराइजेशन के, हीट ऑफ सब्लिमेशन के, हीट ऑफ फ्यूजन के, और डेंसिटी के, और विस्कोसिटी के, और जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा उतनी सरफेस टेंशन ज़्यादा। ठीक, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं इन सब के। The density of the water decreases on freezing from 4 to 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे 4 से नीचे आते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से मालिक्यूल सर्टेन डिस्टेंसेस पे ऐसे एडजस्ट होते हैं कि उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, यानी एक ओपन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाती है। तो बीटा इज राइट ऑप्शन। द कंपाउंड विद मिनिमम लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, चार्ज, वो इन सब में सब आयन पे सेम ही है, पॉजिटिव नेगेटिव। डायरेक्टली और इन्वर्सली रिलेटेड है साइज के। अब साइज सबसे बड़ा जिसका है, उसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम होनी है। तो पोटेशियम का साइज अपने ग्रुप में सबसे बड़ा है, इसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी। प्योर सल्फर इज अ ब्राइट येलो सॉलिड, इट इज क्लासिफाइड एज मोलेकुलर क्रिस्टल्स, S8 होता है, और ग्राउंड टाइप स्ट्रक्चर होती है। तो एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल को लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की मदद से
अट्रैक्ट करता है और इस तरह से वो सॉलिड बनता है, तो मोलेकुलर क्रिस्टल है, ये नॉन पोलर मोलेकुलर क्रिस्टल की एग्जांपल है। डिबाई फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन, एक मालिक्यूल पोलर होना चाहिए और एक मालिक्यूल नॉन पोलर होना चाहिए। सो ऑक्सीजन एंड वाटर इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल हैं। बीटा इज राइट ऑप्शन। 36, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज द वन जिसमें तीन बातें हों। नंबर वन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। नंबर थ्री, नंबर टू, उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कम, नाइट्रोजन की और कम। और नंबर थ्री, उसमें एक पार्शल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन हो, पार्शल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। तो जो एच एफ का एच है वो सबसे अच्छा नेगेटिवली चार्ज है। ओ एच का एच उतना अच्छा नेगेटिवली चार्ज नहीं है। एन एच का एच और भी कम पॉजिटिवली चार्ज है। तो सबसे अच्छा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस हाइड्रोजन पे है, पहले वाली पे जो फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को सबसे अच्छा अट्रैक्ट करके हाइड्रोजन को पॉजिटिव कर रहा है। तो उसका जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। वाटर evaporates मोस्ट रैपिडली फ्रॉम फ्राइंग पैन, क्योंकि क्या बढ़ा लिया आपने, आपने इनफैक्ट उसका सरफेस एरिया बढ़ा लिया हुआ है, तो उससे फर्क पड़ेगा बहुत सारा, रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा। आयोडीन सॉलिड्स आर यूजुअली कैरेक्टराइज बाई, ये मोलेकुलर सॉलिड की एग्जांपल है, और जो मोलेकुलर सॉलिड्स हैं वो आसानी से मेल्ट हो सकते हैं, लो वोलेटिलिटी होती है उनकी। डेल्टा इज राइट ऑप्शन। मोलेकुलर आयनिक सॉलिड्स, जो मोलेकुलर सॉलिड्स हैं सॉरी, वो क्या करेंगे, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती हैं, तो वो जल्दी वोलाटाइल हो जाएंगे, मोर वोलाटाइल होंगे। चूंकि हमारे सवाल में आयनिक सॉलिड था, तो दैट विल बी लेस वोलाटिलिटी, तो डेल्टा इज राइट ऑप्शन। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर एंड एथेनॉल सेम नहीं हो सकते। वाटर का 100 डिग्री है, एथेनॉल का मैं ऊपर आपको बता रहा था 78.3 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, तो वो डिफरेंट लिखेंगे आप, क्योंकि यहाँ वाटर का गलत लिखा हुआ है और यहाँ पे एथेनॉल का गलत लिखा हुआ है। 40, आइडेंटिफाई द पेयर दैट एग्जिबिट्स आइसोमॉर्फिज्म, ये जो आइसोमॉर्फिज्म का टेबल है आपके पास जिसमें तीन ये चार पेयर लिखे हुए हैं, वो ये सब सेम वाले ही हैं। डेल्टा इज राइट ऑप्शन फॉर दिस। अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड ये है कि वहाँ पे एक रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होती है। आइसोमॉर्फिज्म तो आयनिक सॉलिड्स की और क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है, क्लीवेज भी, तो बीटा इज राइट ऑप्शन। 42, इन अ यूनिट सेल द एंगल गैमा इज बिटवीन, ए और बी और सी, इसको ए कह लो, इसको बी कह लो, इसको सी कह लो, इसको बी कह लो, इसको ए कह लो, इसको सी कह लो, इसको ए कह लो, इसको बी कह लो, इसको सी कह लो, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन जब एंगल होगी तो अल्फा और बीटा के दरमियान का एंगल हमेशा कौन सा वाला होगा, गैमा। इसी तरह से बी और सी के दरमियान शायद है अल्फा, और ए और सी के दरमियान बीटा, वो आप बुक से देख लेंगे, एंगल स्पेसिफाइड है। 43, sodium chloride crystallizes in a face-centered cubic lattice, each cell contains 4 NaCl units। तो चार क्लोराइड आयंस हो गए और चार सोडियम आयन हो गए। चार्ली इज ऑप्शन। The number of sodium ions that surround each ion in a face-centered structure, सोडियम के एक तरफ क्लोराइड होता है, दूसरी तरफ क्लोराइड होता है, तीसरी तरफ क्लोराइड होता है, चौथी तरफ क्लोराइड होता है, इसी तरह से इधर भी क्लोराइड है, इधर भी क्लोराइड है। तो ये छह जगह पे क्लोराइड से एसोसिएटेड है। बीटा इज राइट ऑप्शन। जिंक ऑक्साइड और कैडमियम ऑक्साइड दोनों हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के हामिल हैं। डेल्टा। What is the coordination number of atoms present in the edge center of the unit cell? अगर एज के सेंटर की बात की जाए तो एक दीवार के एक एंड से दूसरे एंड तक वो चार डिफरेंट क्यूब्स के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो 1/4। अगर हम कॉर्नर की बात करते हैं तो हर एक के हिस्से में 1/8 आएगा। अगर हम एज लेंथ की बात करते हैं तो एज सेंटर पे मौजूद हर एटम चार पे डिवाइड होगा। और अगर हम लोग फेस सेंटर की बात करते हैं तो फेस सेंटर पे मौजूद हर पार्टिकल दो
लेटेस्ट यूनिट सेल्स में डिवाइड होगा। लिमिटिंग रेडियंस रेशो जो है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की आपको क्रैम करनी होगी। इट इज़ बीटा 0.225 टू 0.414। अगर 0.414 टू 0.73 होती तो वो टेट्राहेड्रल हो जाती, या वो सॉरी क्या हो जाती, 0.414 से 0.732 वाली ऑक्टाहेड्रल हो जाती। इससे नेक्स्ट वन वाली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। आइसोट्रॉपी, एनआइसोट्रॉपिक हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज हैं इनकी अल्फा। The edge length of the face-centered cubic unit cell of an ionic compound is 508 picometer. Radius of cation is, एक मेरे पास ये एनायन है और इनके दरमियान एक कैटायन है। अब इस कैटायन का जो रेडियस है वो दिया हुआ है, इट इज़ 110 पिकोमीटर। ये इस तरफ भी इतना ही होगा, 110 पिकोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज टू बी नोन। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये पता करना है हमें। अब एज लेंथ है दोनों न्यूक्लियाई का दरमियानी फासला, और वो है 508 पिकोमीटर। एज लेंथ गिवन है 508 पिकोमीटर। अब एक लेंथ है 110, दूसरी भी 110 है, और टोटल लेंथ 508 है। तो 508 माइनस 110, 110 220, ये हो जाएगा 288 पिकोमीटर। दिस शुड बी डिवाइडेड बाई 2, तो 144 पिकोमीटर। अब ये समझ भी आ सकता है, ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक 144 पिकोमीटर, और यहाँ से यहाँ वाला भी रेडियस 144 पिकोमीटर है, और ये 110 है। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू योर आंसर 508 पिकोमीटर। द राइट ऑप्शन इज डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोलेकुलर क्रिस्टल। SiO2 एक जाइंट कोवेलेंट सॉलिड है, ग्रेफाइट एक लेड कोवेलेंट सॉलिड है, आइस इज अ मोलेकुलर सॉलिड। तो 50 का राइट ऑप्शन बीटा है। सो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। गुड लक। जी अस्सलाम वालेकुम हिजाब, पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम लोग कर रहे थे। इफ़ 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस at 546 Kelvin occupy a volume of 44.8 liter, its pressure would be। तो बेटा हमने कहा कि हमें ये पता है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे। तो इसको सिंपल कैलकुलेशन की हमने कि अगर मोल एक की बजाय दो हो गए हैं, और उधर से हमने वॉल्यूम भी बढ़ा दिया हुआ है, और टेम्परेचर भी 2 टाइम्स कर दिया हुआ है, तो सब 2 टाइम कर दिए हैं, तो प्रेशर 1 atm क्यों रहेगा। प्रेशर भी उसी तरह से 2 atm हो जाएगा, बढ़ के 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज। अब एक एक करके भी देख लो आप। मोल एक से दो करोगी तो भी प्रेशर एक से दो हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मोल ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ाते हो तो उससे फ़र्क पड़ता है, प्रेशर ने आधा होना होता है। बट एट द सेम टाइम आपने 273 से 546 केल्विन टेम्परेचर भी बढ़ा दिया हुआ है। तो टेम्परेचर बढ़ा देने से प्रेशर पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और वो इंक्रीज़ होगा। इसलिए 2 atm इज़ द राइट आंसर। एक फिर बोल रहा हूँ, 1 मोल से 2 मोल किया तो प्रेशर 1 से 2 हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने 22.4 से उसको 44 कर दिया है, तो प्रेशर जो है वो 2 से 1 हो जाना चाहिए, हाफ, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है, 1 हो जाता। लेकिन 273 केल्विन से 546 केल्विन किया, यानी आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो प्रेशर फिर बढ़ जाएगा 1 atm से 2 atm। तो इसका राइट ऑप्शन डेल्टा है। ये हमारी की में चार्ली लिखा हुआ है। इसी तरह से आपने कहा था क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, मेरे पास जगह है। आपने कहा कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। नंबर ऑफ मोल होते हैं मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस इनटू आर टी। अच्छा, अगर अगर आप मोलर मास को दूसरी तरफ ले जाओ और वॉल्यूम को इधर, तो प्रेशर इनटू मोलर मास इज इक्वल टू एम आर टी ओवर कौन भला, एम आर टी ओवर वी। अब मुझे ना स्टेटमेंट में उसने कहा हुआ है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर वैसे ही कांस्टेंट है,
वॉल्यूम भी उसने कहा सेम वॉल्यूम, और अगर आप टेबल देखो तो उसमें मैस भी सबकी 4 4 4 ग्राम है, यानी सबकी मैस भी बराबर है। यानी ये सारे का सारा फैक्टर तो एक ही चीज़ के बराबर है, कांस्टेंट है फॉर ऑल थ्री गैसेस। ठीक है, ये सब के लिए सेम है। तो अब फर्क इसका मतलब हुआ, जब भी मैं प्रेशर को और मोलर मास को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, ऑल दीज थ्री गैसेस शुड हैव द सेम कांस्टेंट आंसर, क्योंकि सबकी मास सेम है, सबका आर सेम है, सबका टेम्परेचर सेम है, और सबका वॉल्यूम सेम है। ठीक, तो P इंटू एम शुड बी कांस्टेंट। अब वहाँ आते हैं। हीलियम का प्रेशर 8 है, मोलर मास 4 होती है, आंसर 32। ऑक्सीजन का प्रेशर 1 है, मोलर मास 32 है, आंसर 32। अब तीसरी गैस का प्रेशर 2 है, तो उसकी क्या मोलर मास हो के मल्टीप्लाई हो के आंसर 32 आ जाए, तो वो 16 आंसर होगा, और 16 गैस है हमारे पास मीथेन। इसी तरह से मुझे एक और सर क्वेश्चन देखूंगा मैं, इसी क्वेश्चन देखने हैं मुझे। इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ा। ये क्वेश्चन भी देखते हैं, चैट पे देखें प्लीज़। इसी तरह से एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया, हसान हसान सईद का क्वेश्चन है बहुत अच्छा, कि प्रेशर कुकर इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग वाटर, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट होता है या नहीं, बिकॉज एट बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड बिकम्स क्या कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, किसी भी बॉइलिंग पॉइंट पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट खुद चेंज हो जाएगा। जब आपने प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो आपको ज़्यादा हीट करना पड़ा, 760 टॉर पर जाकर तो वो 100 डिग्री हुआ, लेकिन 100 पे बॉयल नहीं हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर 760 से ज़्यादा कर लिया था। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, से उसका एक्सटर्नल प्रेशर आपने 760 की बजाय 1000 टॉर कर दिया था, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अब आपको हीट करोगे, तो अब उसका टेम्परेचर जब 1200 टॉर पे जाएगा तो वो 100 डिग्री नहीं होगा, ज़्यादा होगा। तो जब आप एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल चेंज हो जाता है, नया बॉइलिंग पॉइंट आता है। उस नए बॉइलिंग पॉइंट पे अब जितनी देर तक आपने उसको वेपराइज नहीं कर लेना, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो भी आएगा, उस बॉइलिंग पॉइंट पर जो हीट दोगे, वो हीट उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होगी, बॉइलिंग पॉइंट को चेंज नहीं करेगी, उस टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगी। बट जब एक्सटर्नल प्रेशर चेंज किया था तो बॉइलिंग पॉइंट तो पहले ही चेंज हो गया था। जो आप एक्सटर्नल प्रेशर 760 पे बॉयल कर रहे थे, वो 100 डिग्री पे बॉयल कर रहे थे। अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर कम कर लिया है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। जितना मर्जी एक्सटर्नल प्रेशर कम कर ले, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा लें, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। बट जो भी बॉइलिंग पॉइंट है, उस बॉइलिंग पॉइंट पर आने के बाद जो हीट देते हो, वो उसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगी। लाइक अगर बॉइलिंग पॉइंट अब 120 डिग्री सेल्सियस है, तो 120 पे जो हीट दोगे वो 120 से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं करेगी, बल्कि वो हीट उस लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के काम होएगी। चैट देखेंगे सर हम। HI एक सर बॉन्ड एनर्जी के ट्रेंड को कैसे याद करना है, वैल्यूज़ तो याद नहीं रहती, इतनी कभी भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस में आ जाता है। देखो बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है, उसमें जब भी आप लोगों को वैल्यूज़ याद ना करें, कोई भी आपको वैल्यू याद करने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी स्टैंडर्ड हैं, जैसे हेलोजन्स की बॉन्ड एनर्जी आपको याद करनी होती है। हेलोजन की बॉन्ड एनर्जी में फ़र्क आता है, क्लोरीन की ज़्यादा, ब्रोमीन की कम, फिर फ्लोरीन की, फिर आयोडीन की है। सो वो आपको एक याद होना चाहिए कि एबनॉर्मेलिटी है, सिर्फ एबनॉर्मेलिटी, ट्रेंड याद करना है। देखो वैल्यूज़ शायद कहीं भी नहीं पूछी गई हमारे पास यहाँ पे, लेकिन बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड याद करना है। यहाँ एक एबनॉर्मेलिटी, इसी तरह से लेफ्ट टू राइट बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जितनी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगी, उतनी बॉन्ड एनर्जी हमने कहा था कि कम हो जाएगी। अब कार्बन कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, बॉन्ड एनर्जी थोड़ी कम। उसके बाद जो है हमारे पास ऑक्सीजन में दो लोन पेयर हैं, लेकिन और नाइट्रोजन के बाद पहले फ्लोरीन आ जाता है, क्योंकि एक दूसरा फैक्टर भी है, और वो है बॉन्ड लेंथ का। जो फ्लोरीन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कम है, उससे बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है। तीन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है लोन पेयर, उनसे बॉन्ड एनर्जी को कम होना चाहिए।
तो वो एक एक जो क्या कहना चाहिए आपको, ऑप्टिमम सी चीज़ ये है कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कम। ये एक एबनॉर्मेलिटी है, ये आपको याद करनी है। बाकी तो बॉन्ड एनर्जी स्टैंडर्ड हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dipole moment value, directly proportional to s character of the hybrid orbital, inversely proportional to p character of hybrid orbital, inversely proportional to bond length, inversely proportional to electronic repulsion। तो बॉन्ड एनर्जीज की सारी वैल्यू याद नहीं करनी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। पहले एक दफ़ा क्वेश्चन आया था किसी ज़माने में, अब नहीं आता। इससे ऊपर था 15, हाँ जी। 15 में देखें, आप पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगा सकते हो। आपको क्या चाहिए था, वॉल्यूम चाहिए था, एन आर टी ओवर पी कर सकते हो। एन कैसे निकालोगे, 2 ग्राम ओवर 16, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। मैंने क्या किया, मुझे ये पता था कि जब गैस का 1 मोल होता है तो मैस होती है मोलर मैस 16 ग्राम, और वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो अब 16 ग्राम से मैंने 8 टाइम, उसने 2 ग्राम मैस कहा है, 16 ग्राम से 8 टाइम्स कम करके 2 किया है। 16 से 8 टाइम कम करके जो है वो 2 ग्राम मैस की है, तो इधर वॉल्यूम भी 8 टाइम्स कम होगा। 22 का 8 टाइम कम होके 2.8 लीटर हो जाएगा। तो मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया, ये था। इसी एक क्वेश्चन था 33 लेटिस एनर्जी का। लेटिस एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है चार्ज के, इन सब आइंस का चार्ज तो सेम है, +1 - 1। तो फिर साइज देखेंगे, साइज पोटेशियम का सबसे बड़ा है, तो जिसका साइज बड़ा है उसकी लेटिस एनर्जी कम हो जानी चाहिए। कम पूछी थी बेटा, चार्ली इज राइट ऑप्शन। ठीक है जी। Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.